जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतिहास की श्रृंखला में आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अगर हिस्ट्री का कोई एग्जाम है या फिर जीके का भी कोई भी एग्जाम होता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से एक आध क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पे जो क्लासेस जाएंगी ये लंबी क्लासेस जाएंगी, तो कई क्लासेस जा सकती हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है। तो आज की क्लास में जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे इसके नामकरण संबंधित, इसके क्या क्या नाम है। दूसरा देखेंगे इसके उत्पत्ति को लेके। तीसरा देखेंगे इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। चौथा देखेंगे इसके उत्पत्ति को लेके विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं। और लास्ट में देखेंगे कि इसके जो विस्तार है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके विस्तार किस एरिया में पाया जाता है, कितना विस्तार पाया जाता है, और इनके खोज पे चर्चा करेंगे। ये सब 4-5 टॉपिक है जिसपे सिंधु घाटी सभ्यता पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सभ्यता है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है। ये कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी तो भारत का जो इतिहास था वो केवल वैदिक सभ्यता तक ही पुराना माना जाता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो जो भारत का इतिहास था वो 1000 ईसा पूर्व और बढ़ गया। मतलब कि जो भारत का इतिहास सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता तक माना जाता था 1500 ईसा पूर्व के आसपास, वो इतिहास बढ़ के भारत का 1000 प्लस साल और पुराना चला गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने के बाद। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण रीजन है कि विश्व मंच पे जो है ना भारत की सभ्यताओं का कोई वहां तक जब तक खोज नहीं हुई थी कोई विवरण नहीं था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो एक विश्व मंच पे ये कंपटीशन हो गई कि भारत में भी एक सबसे प्राचीन सभ्यता पाई जाती है। जैसे कि वर्ल्ड की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है, लेकिन वो सब जो सभ्यताएं थी उतनी संपन्न नहीं थी। और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये सबसे संपन्न सभ्यताएं थी। उस समकालीन विश्व में जितनी सभ्यताएं थी उसमें सबसे जो संपन्न सभ्यता मानी जाती थी, नगरीय सभ्यता मानी जाती थी, वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। सोचिए विश्व लेवल पर जितनी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, मिस्र, अन्य जो सभ्यताएं थी, उनमें केवल सिंगल हमारी सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो एक नगरीय सभ्यता थी। तो विश्व मंच में हमारे इतिहास को जो गौरव प्रदान करने का काम किए हैं वो हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने से पहला हम अपना टॉपिक देख लेते हैं कि इसके नामकरण को लेके, कि सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नाम इसके दिए गए हैं, बुकों में भी एग्जाम में अलग अलग नामों से पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम इसके नामकरण पे बात कर लेते हैं कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसके नाम की बात करें तो इसको कई नामों से जाना जाता है। पहला जो इसे जाना जाता है वो जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा इसे जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। तीसरा इसे जाना जाता है सरस्वती घाटी सभ्यता। चौथा इसे जाना जाता है प्रथम नगरी सभ्यता। पांचवा इसे जाना जाता है कास्य कालीन सभ्यता। ये नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के, जो इन नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। अब जान लेते हैं कि जो ये नाम दिए गए हैं इनके पीछे कोई कारण छुपा होगा तभी ये नाम दिए गए हैं।
तो जैसे कि अगर बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों दिया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर जितने स्थल हैं पहले पाए गए थे वो सिंधु नदी जो उत्तर भारत में जो जम्मू कश्मीर से निकलती है होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, उस एरिया के आसपास सबसे ज्यादा स्थल पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इस वजह से सबसे पहले इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही जितनी घाटियां थी बेसिन में, उसी घाटी में ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल पाए गए थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। दूसरा, इसका जो हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया उसके पीछे क्या रीजन है? तो हड़प्पा सभ्यता नाम देने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया गया था हड़प्पा, वो इसलिए दिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा पूरा स्थल। हड़प्पा स्थल को 1921 में D.R. साहनी महोदय ने सबसे पहले खोदा था, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता, क्योंकि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोदा गया है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ने का रीजन कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को इसके सिंधु घाटी सभ्यता के खोदा गया है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। तीसरा है सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा? तो देखती नदी घाटी सभ्यता नाम पड़ने के पीछे ये रीजन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी थी और गंगा नदी के बीच में जो आज विलुप्त हो गई है पाई जाती थी सरस्वती नदी। तो प्रारंभ में देखा गया सरस्वती नदी के आसपास भी काफी स्थल इसके मिले हैं, तो इसलिए इसको सरस्वती नदी के नाम से या फिर सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। ये रीजन हो गया। चौथा है नाम कि इसे प्रथम नगरी सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। तो प्रथम नगरी सभ्यता के कारण जैसे कि इसके समकालीन जितने भी सभ्यताएं थी, सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताएं, जितनी सभ्यताएं थी उनमें सबसे जो नगरीकरण के एविडेंस पाए जाते थे, साक्ष्य पाए जाते थे, वो केवल सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते हैं। सोचो इतनी सभ्यताएं थी समकालीन विश्व मंच पे, लेकिन किसी भी सभ्यता में कोई नगरीकरण के साक्ष्य नहीं पाए गए। सभी सभ्यताएं जितनी थी वो ग्रामीण सभ्यताएं थी, इस कारण इसे नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें नगरीकरण के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये रीजन रहा। पांचवा, इसे कांस्यकालीन नाम क्यों दिया गया? तो कांस्यकालीन नाम इसलिए दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही सबसे पहले तांबे में टीन मिला के कांसा निर्माण की पद्धति अपनाए। मतलब पूरे सभ्यताओं में सबसे पहले जो कांसा धातु थी, कांसा में टीन बना के उसको मजबूत करके उसको धातु के रूप में प्रयोग किए, वो सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का प्रचलन अच्छी खासी संख्या में पाया जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोगों ने सबसे पहले तांबे में टीन मिला के कांस्य का निर्माण किया, इसलिए इसे कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कितने नाम हो गए? तो हो गए सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती नदी घाटी, प्रथम नगरीकरण सभ्यता, पांचवी कांस्यकालीन सभ्यता। ये हो गई इसके नाम को लेके बातें, क्योंकि जैसे कि ये जो नाम है, ये जैसे कि किसी एक बच्चे का नाम है, लिखा पढ़ में उसका नाम कुछ और चलता है, लेकिन उसको अपने प्यार दुलार के तरीके से घर के मेंबर अलग अलग तरीके से बुलाते हैं उसकी विशेषताओं के आधार पे। तो यहाँ पे वही बस ये जो अन्य नाम दिए गए हैं ये लोकप्रिय नाम है इनके सिंधु घाटी सभ्यता के। सबसे प्रमाणित जो माना जाता है नाम, वो माना जाता है हड़प्पा घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ये हो गई नाम के। तो हम लोग बात कर लिए सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को लेके। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को लेके कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया
और इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, किस स्थल पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है इसकी यात्रा बहुत पहले ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसके महत्व को कोई पहचान नहीं सका कि भारत में इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता विद्यमान है जो भारत के इतिहास को ले जाके विश्व मंच पे खड़ी कर देगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर खोज हो गई होती तो सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास बहुत पहले ही उजागर हो गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, देर सही लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजने का श्रेय दिया जाता है वो स्वदेशी इतिहासकार को दिया जाता है, ना कि विदेशी इतिहासकार को दिया जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोजने का कार्य किए हैं वो सर्वप्रथम D.R. साहनी और राखालदास बनर्जी को दिया जाता है, लेकिन उसकी यात्रा बहुत पहले प्रारंभ हो गई थी। उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो खोज की यात्रा प्रारंभ हुई वो सबसे पहले 1826 ईस्वी में 1826 में चार्ल्स मेंसन हड़प्पा के टीलों को सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेंसन महोदय ने पहचाना था कि ये जो टीले हैं ये किसी ऐतिहासिक चीज़ों से संबंधित हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं दिया गया कि यहाँ पे कोई ऐतिहासिक चीज़ें हैं तो यहाँ पे विशेष कोई ध्यान दिया जाए। इन्होंने बस इतना विवरण दिया अपने लेखों में कि ये हड़प्पा का ये टीला है, यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक सामग्री होने की संभावना है या पाई जाएंगी। लेकिन इनको भी नहीं पता था कि इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन सभ्यता भारत में विद्यमान है। इन्होंने इतना जानकारी देके इसको छोड़ दिया। फिर दूसरे चरण में 1853 से 1856 के बीच, ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत में ट्रेन की रेल पटरियाँ जो थी वो बिछाने का कार्य किया जा रहा था। क्योंकि भारत में 1853 में सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच रेलवे ट्रेन चली थी। तो ये वही टाइम पीरियड है जब भारत में रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी। तो जो 1853 से 1856 के बीच जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, रेलवे के इंजीनियर थे, उनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। क्या नाम था? दो थे इंजीनियर जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ये दो इंजीनियर थे, ये जो इंजीनियर थे दोनों, और इस समय पीरियड में कराची से लाहौर, कहाँ? कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 1853 से 56 के बीच कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसी रेलवे लाइन बिछाते समय ये जो हड़प्पा के टीले थे ये बीच में पड़ गए। जैसे कि ये हड़प्पा के टीले का विस्तार पाया जाता है, ये हड़प्पा के टीलों का विस्तार पाया जाता है, और रेलवे लाइन ये बिछाई जा रही है, तो बीच में हड़प्पा के ये टीले पड़ गए थे। तो जो इंजीनियर थे ब्रिटिश सरकार के, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने ये टीले इनको कटवा के छटवा के यहाँ इसके ऊपर रेलवे लाइन बिछाए। जब यहाँ पे कटवाने छटवाने लगे तो यहाँ पे ईंटें पाए गए, जैसे ईंटें पाए गए वैसे सेम ईंटें पूरे रेलवे लाइन बिछाने ले रास्ते में पाए गए। तो इन्होंने इसके महत्व को पहचाना, और इसके महत्व जब ये प्राचीन ईंटें एक ही पैमाने की, एक ही नाप की, एक ही साइज की मिली, इन्होंने इसके महत्व को पहचाना। और पहचानने के बाद उतनी समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक थे वो थे कनिंघम महोदय को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ये ऐतिहासिक चीज़ें इस पूरा स्थल से मिल रही हैं हड़प्पा के। लेकिन कनिंघम महोदय आए, इसके खास महत्व को पहचान नहीं पाए कि यहाँ पे इतनी बड़ी सभ्यता विद्यमान होगी। ये बात यहीं की यहीं पे छूट गई। लेकिन इसके बीच में ही 1912 में एक और विद्वान आए जिनका नाम था जे एफ
जेएफ फ्लिंट ने जो ये विलियम ब्रंटन के जो लेख थे, उनके लेख को प्राप्त जो सामग्रियां थी, इनको आगे के कालों में इनको संग्रहित किया और इनके इतिहास को जानने की कोशिश किए, और इनकी जो सामग्रियां प्राप्त थी, सामग्रियों का विवरण इन्होंने एक पत्रिका में दिया। उस पत्रिका का नाम था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। तो ये जेएफ फ्लिंट महोदय ने सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सामग्री थी हड़प्पा पूरा स्थल से, उनका प्रकाशन किया। किसमें किया? तो ये एक पत्रिका थी जिसका नाम था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, उसमें प्रकाशन किया। और इसके प्रकाशन के महत्व को, जैसे कि उतनी टाइम हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक थे, वो थे हमारे जॉन मार्शल सर। तो जॉन मार्शल सर ने इनके महत्व को, इनके लेख सामग्री को पढ़ के इनके महत्व को समझे, और आके ये जो हड़प्पा वाला पूरा स्थल था, यहाँ पे आके इन्होंने सर्वेक्षण किया और इसके महत्व को पहचाना। तो इसके बाद ही दो महत्वपूर्ण विद्वान आए, जिनका नाम है 1912 की चरण की यात्रा, फिर 1921 में, फिर 1922 में। 1921 में जो स्थल खोजा गया हड़प्पा का, वो था हड़प्पा। और 1922 में जो खोजा गया है स्थल, उत्खनन किया गया, वो था मोहनजोदाड़ो। और हड़प्पा सभ्यता के स्थल की जो खोज किए थे या उत्खनन का कार्य किए थे, वो किए थे डीआर साहनी। और मोहनजोदड़ो के टीले की जो खोज किए थे, वो थे राखल दास बनर्जी। और ये जो टीले दोनों खोजे गए हैं हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के, ये डॉक्टर मार्शल सर के निर्देशन में खोजे गए, क्योंकि डॉक्टर मार्शल सर जो थे वो उतनी तम एसआई के डीजी थे। तो इनके निर्देशन में डीआर साहनी और राखलदास बनर्जी ने सर्वप्रथम हड़प्पा के पूरा स्थलों को खोजा। हड़प्पा घाटी के जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था, वो था हमारा हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। तो इसलिए बताए हुए थे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल था, वो था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा को किसने खोजा? तो डीआर साहनी ने खोदा। और मोहनजोदड़ो को किसने खोजा, उत्खनन का कार्य किया? वो राखलदास बनर्जी ने किया। उस किसके निर्देशन में किया गया पूछा जाए तो मार्शल सर के निर्देशन में किया गया। ये हो गई इसके खोज की यात्रा। पहले कब से चालू हुई? तो 1826 में चालू हुई। किसने किया? तो चार्ल्स मेंशन ने किया। दूसरा 1853 से 56 के बीच रेलवे लाइन में कराची से लाहौर बिछाने के टाइम किया गया। किसने किया? तो ब्रिटिश इंजीनियर थे जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। तीसरी यात्रा 1912 में जेएफ फ्लिंट ने, अगर हो सकता पूछा जा सके कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो एविडेंस थे, उनके पूरा स्थलों को सबसे पहले किसने प्रकाशित किया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में, या फिर पत्रिका का नाम भी पूछ सकते हैं। तो किए थे 1912 में जेएफ फ्लिंट महोदय ने। फिर 1921 में हड़प्पा की खोज भी उत्खनन हुआ है, और फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की। इन दोनों का जो हुआ है वो मार्शल सर के निर्देशन में हुआ। ये बात हो गई हमारी खोज की। अब हम बात कर लेते हैं इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। समकालीन सभ्यताएं देख लेते हैं। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके टाइम पे विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं अन्य थी। तो बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से जो सभ्यताएं थी, वो दो सभ्यताएं पाई जाती हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं पाई जाती हैं, वो प्रमुख रूप से दो सभ्यताएं पाई जाती हैं। पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा
मिस्र की सभ्यता, ये प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 3 सभ्यताएं आ जाती हैं। उन्हीं के संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। जैसे सुमेर की आ जाती है, मेसोपोटामिया की आ जाती है, एक और सभ्यता आती है। तो 3 सभ्यताओं का जो समूह होता है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता पाई जाती है दजला फरात नदी किनारे पाई जाती है। ये दजला फरात नदी किनारे पाई जाती है और ये इराक में पाई जाती है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये दजला फरात नदी किनारे पाई जाती है, इराक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और सभ्यता है हमारी मिस्र सभ्यता जो पाई जाती है नील नदी किनारे पाई जाती है। नील नदी ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है, उसके नदी घाटी के किनारे पाई जाती है। तो मिस्र की सभ्यता जो पाई जाती है वो नील नदी घाटी अफ्रीका में पाई जाती है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी किनारे इराक ईरान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये बात हो गई मेसोपोटामिया के समकालीन जो सभ्यताएं थी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये भी एक ग्रामीण सभ्यता थी। मिस्र की जो सभ्यता थी ये भी एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छा रिलेशन किससे था, तो हमारा मेसोपोटामिया से भी था और मिस्र से भी था, क्योंकि व्यापार के संबंध जो पाए जाते हैं ये दोनों सभ्यताओं से पाए जाते हैं। ये हो गई इसके समकालीन सभ्यताओं की बात। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के चरण। हड़प्पा सभ्यता के जो चरण पाए जाते हैं वो 3 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण पाए जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता के चरण जो पाए जाते हैं वो 3 चरण पाए जाते हैं। अगर चरण को हम समझें तो जैसे कि अपने लाइफ में ही देखें कि हमारे लाइफ के 3 चरण होते हैं। पहले एक बाल्यावस्था होती है, फिर एक यंग अवस्था होती है, फिर एक वृद्धावस्था होती है। तो ऐसे ही किसी पूरा स्थल के भी 3 चरण पाए जाते हैं। पहले वो अपने प्रारंभिक रूप में आती है, फिर वो विकसित रूप में आती है, फिर अपने पतन की ओर चली जाती है सभ्यताएं। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण पाए गए हैं। कौन कौन से पाए गए हैं? तो जो पहला पाया गया है वो पाया गया है प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा विकसित हड़प्पा सभ्यता, तीसरी उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ये 3 चरण पाए जाते हैं हड़प्पा सभ्यता की। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का समय पीरियड कितना माना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय पीरियड माना जाता है वो माना जाता है लगभग 3000 से लेके 2350 बीसी माना जाता है। ये जो समय पीरियड माना जाता है वो हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। अगर विकसित हड़प्पा की बात करें कि विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय क्या माना जाता है, तो विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 2350 से लेकर 1750 बीसी माना जाता है। ये जो समय पीरियड माना जाता है ये विकसित हड़प्पा का माना जाता है। अब बात करें उत्तरवर्ती हड़प्पा का, तो उत्तरवर्ती हड़प्पा का जो समय पीरियड माना जाता है वो 1750 से लेके जो ये हड़प्पा के बाद के पीरियड को जाना जाता है वो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो 1750 के बाद का जो समय या ताम्रपाषाण का समय माना जाता है वो उत्तरवर्ती हड़प्पा का माना जाता है। तो इससे प्राक हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। फिर विकसित के जैसे विकसित में सबसे महत्वपूर्ण 7 महानगर आते हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनको हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। और उत्तरवर्ती हड़प्पा में मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा था, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता प्राक काल में हड़प्पा सभ्यता अपने प्रारंभिक रूप में थी, जब हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे विकास हो रहा था।
और विकसित हड़प्पा में आके हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से डेवलप हो गई थी। वहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं सिस्टमेटिक तरीके से पाई जाती थी, पूरा अच्छी तरीके से नगरीय जीवन पाया जाता था। फिर जाके उत्तरवर्ती हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लगा। तो ये चरण हो गए, जैसे कि अगर हम ऐसे रिलेट करें अपनी लाइफ से, तो ये हो गई हमारी बाल्यावस्था। और यंग अवस्था जो होती है, यंग अवस्था में हम पूरी तरीके से माइंड से, शरीर से, हर कहीं से हमारा दिमाग और हमारा शरीर विकसित हो गया होता है। तो वो जो चरण था वो विकसित हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। उत्तरवर्ती हड़प्पा मतलब जब हम पूरी तरीके से बूढ़े हो जाते हैं, कोई काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, हम दूसरे लोगों पे डिपेंड होने लगते हैं, हम अपने काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं रहते हैं, तो वो जो समय पीरियड जाना जाता है वो उत्तरवर्ती हड़प्पा का माना जाता है। मतलब उसके बाद फिर इंसान मर ही जाता है, उसका फिर मतलब कि जीवन आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये उत्तरवर्ती हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता का पतन पाया जाता है। तो ये हो गए हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण। जैसे प्राक हड़प्पा की बात करें तो प्राक हड़प्पा में जो स्थल आते हैं तो वो हमारे हो जाएंगे, हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, अमारी हो जाएगा। अफगानिस्तान के जो स्थल हैं वो लगभग प्राक हड़प्पा के स्थल ही माने जाते हैं। तो इसके अलावा नाला, कुल्ली, जावा जो संस्कृत थी वो प्राक हड़प्पा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि कोई आज जैसे ले लीजिए कोई गांव, सोच लीजिए एक टाइम पे वो एकदम देहाती तरीके से रहते थे, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। जैसे कि गांव में ले लें तो गांव में अगर 1 घंटे के लिए बारिश हो जाती है तो वो बारिश 2 दिन तक उसका पानी नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये सिटी में बारिश होती है तो 1 घंटा बारिश हुई तो 20 मिनट के बाद पूरा पानी अपने सिस्टमेटिक तरीके से बह जाएगा, पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बारिश हुई है। तो गांव और शहर में मूलभूत यही सब आवश्यकताएं और ये जरूरतें की सामानें जो बहुत जल्दी हर प्रकार की जहाँ सुविधा अवेलेबल होती है उसे विकसित या फिर शहरीकरण का नाम दिया जाता है। जहाँ पे कम सुविधाएं रहती हैं और कम जरूरत की चीजें अवेलेबल हो पाती हैं उन्हें गांव की श्रेणी में ज्यादातर रखा जाता है। ये एक समझ विकसित करने के लिए नगरीय और शहरी चीजों का है। ये हो गई हमारे चरण की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके उत्पत्ति को लेके कि क्या क्या विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है कि कोई कहता है हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत की सभ्यता है, कोई कहता है नहीं ये विदेशी सभ्यता थी। तो अलग अलग मत है, तो हम एक बार देख लेंगे देशी मत, एक बार देख लेंगे विदेशी मत। तो आज इसको देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेके विद्वानों की क्या क्या मत हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में बात करें विदेशी मत की, जो विदेशी सभ्यताओं को मानते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता जो है ये विदेशी सभ्यताओं से उत्पन्न मानी जाती है, ये भारत की सभ्यता नहीं है। तो इसमें जो विद्वान आते हैं वो है हमारे गार्डन चाइल्ड, दूसरे हैं जॉन मार्शल, तीसरे हैं डी कौशाम्बी, HD विदेशी मत में ये 4 विद्वान हैं, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, HD संकालिया। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, उतनी टाइम में जो समकालीन सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन अन्य विद्वान जो आते हैं वो तर्क के आधार पे इनके मत को काट देते हैं। कैसे काट देते हैं कि जैसे समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उतनी टाइम पे विश्व में जैसे कि मिस्र और सुमेर और मेसोपोटामिया की सभ्यता, सभी सभ्यताओं में ग्रामीण जीवन पाया जाता है। ये एक अंतर हो जाता है इनके तर्क को काटने की कि सब में ग्रामीण जीवन पाया जा रहा है, भारत की जो सभ्यता है उसमें नगरीय जीवन पाया जाता है।
ये एक तर्क काट देते। दूसरा तर्क है कि जो लिपि का प्रचलन था वो लिपि भी नहीं मेल खा रही है अन्य सभ्यताओं से। भैया जब वहां से लोग अगर आके यहाँ बसे होंगे सिंधु घाटी क्षेत्र में तो मैच तो खाना चाहिए कि अगर हम कहीं भी जाएंगे दूसरे स्थल पर रहने, अगर यहाँ का स्थल छोड़ के, तो हमारे साथ हमारी सभ्यता संस्कृत भी जाएगी, हमारी लिपि भी जाएगी, बहुत सारी चीजें जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई मेल जोल नहीं खाता। जहाँ पे वहाँ पे लिपि की लक्षर पाई जा रही है, वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि पाई जा रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि पाई जा रही है उसमें ज्यादातर मछली के चिन्हों का प्रयोग हुआ है, यू आकार के अक्षरों का प्रयोग हुआ है। हालांकि उस क्षेत्र में किला अक्षर लिपि का प्रयोग हुआ है। दूसरा कि यहाँ के लोग का जो कल्चर था वो वहाँ के लोग के कल्चर से मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे गाय और सिंह की चीजें एविडेंस में बहुत कम मिलती हैं, और वहीं अन्य सभ्यता तो ये बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पे विदेशी मत का खंडन किया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई है वो विदेशी ना होकर स्वदेशी हुई है। अभी विदेशी विद्वान देख लिए क्या क्या मत दिए हैं, अब देख लेते हैं स्वदेशी विद्वान कौन कौन से हैं। स्वदेशी विद्वान कौन कौन से हैं? स्वदेशी विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उद्भव आहर की जो सभ्यताएं थी उनसे नहीं हुआ है। इसका जो उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो भारत वाले ही क्षेत्रों में हुई है। यहीं के लोग हैं जो प्रारंभिक रूप में रहे हैं, फिर विकसित रूप में रहे हैं और उत्तरवर्ती भी रूप में। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई बाहर की सभ्यता या बाहर के लोग आके नहीं बसे थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग हैं। तो ये स्वदेशी मत का जो समर्थन करते हैं वो जो विद्वान है उनको देख लेते हैं। वो विद्वान है हमारे स्वदेशी मत का समर्थन करने लिए विद्वान हैं अमलानंद घोष, दूसरे हैं आर्जिन दंपति, तीसरे हैं डीपी अग्रवाल। ये जो तीन विद्वान हैं इनका तर्क है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो स्वदेशी उत्पत्ति है। वो कैसी है कि जो भारत की सभ्यता उतनी टाइम पे थी, जैसे सोथी सभ्यता थी, नाला कुली सभ्यताएं थी, यही जो सभ्यताएं के लोग थे, यही लोग ही हड़प्पा सभ्यता को एक विकसित रूप प्रदान किए हैं। स्वदेशी मतों में प्रमुख रूप से ये तीन विद्वान हैं, अमलानंद घोष, आर्चिन दंपत जो थे ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट हस्बैंड वाइफ थे, तो इनको आर्चिन दंपत के नाम से जाना जाता है। तीसरे थे हमारे डीपी अग्रवाल साहब। इन लोग का तर्क है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मूल रूप से भारत की सभ्यता है, भारत के ही लोग यहाँ पे रहे हैं, उसका विकास किए हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में सोथी सभ्यता पाई जाती है उसका विकसित रूप मानते हैं। तो जो सोथी सभ्यता है, ये अगर क्रम सजाने को पूछे तो सोथी सभ्यता पहले आ जाएगी। सोथी सभ्यता, ये जो सोथी सभ्यता है ये इसी का विकसित रूप है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इन तीनों विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सोथी सभ्यता या फिर नाल कुल्ली जो सभ्यता थी उनका एक विकसित रूप है। तो ये स्वदेशी वाले विद्वानों का तर्क दिया जाता है। और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की लिपि है, यहाँ के जो भवन निर्माण है, सड़कें हैं, ये किसी आधार पर विदेशी सभ्यताओं से मैच नहीं खाती। ये सब इनके तर्क हैं। तो ये हो गए हमारी उत्पत्ति के मत। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पे बहुत बड़ी क्लास बनेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी पॉइंट है इसमें छोटे छोटे जो पूरा स्तर रहते हैं उनको देख लेंगे। हालांकि एक सेपरेट क्लास में हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण से 7 महानगर है उन पे एक अलग से सेपरेट क्लास बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी लिपि पे कौन कौन काम किया है और इसका पतन कैसे हुआ है। तो इसका लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी